हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की इग्नू सीरीज है और आज टालकट पार्सन से संबंधित ये आखिरी लेक्चर है और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोगों को मिलेंगे। इसके बाद से हम लोग मर्टन के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो आर के मर्टन का लेक्चर हम लोग नेक्स्ट इग्नू सीरीज़ का जो लेक्चर होगा उससे प्रारंभ करेंगे। आज टालकट पार्सन्स के जो एक सार्वकीय जो विकास की अवधारणा रही है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर में ये क्या था। उसके पहले हम लोग जो पिछला लेक्चर था कि उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से सामाजिक प्रणाली में परिवर्तन होता है, ये तो मानते हैं। तो सामाजिक प्रणाली में परिवर्तन दो प्रकार से देखने को मिलता है। एक प्रणाली के भीतर ही परिवर्तन देखने को मिलता है और एक जो होता है वो बाहरी कारकों के द्वारा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो आखिर में सामाजिक प्रणालियों के भीतर का परिवर्तन किस प्रकार से होता है इसको हम लोग समझेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि इग्नू की बुक है टालकट पार्सन्स की, उससे जो भी कंटेंट था भले हो सकता है कि आप लोगों को बोरियत लगा हो। हालांकि लेक्चर्स काफ़ी लंबे हुए टालकट पार्सन्स के बारे में, लेकिन अब मेरी भी इसमें मेरा कोई बस नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने बताया था आप लोगों को कि एक भी कंटेंट जो है वो हम लोग मिस नहीं करेंगे। तो ये मेरा भी आप लोगों से एक प्रॉमिस रहता है कि कंटेंट नहीं मिस करना है। तो आप लोगों को सेटिस्फैक्शन हो या ना हो, मुझे सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या मैंने कुछ ऐसा मिस तो नहीं कर दिया, क्योंकि ये एक विश्वास होता है। और जब होता है कि हम इग्नू के कंटेंट हमारे तक पहुंच रहे हैं तो वो कम्प्लीटली पहुंचने चाहिए। सामाजिक प्रणालियों के भीतर परिवर्तन। सामाजिक प्रणालियाँ सांस्कृतिक पहलुओं से संचालित होती हैं। जो सामाजिक प्रणालियाँ होती हैं, सोशल सिस्टम्स होते हैं, वो सांस्कृतिक पहलुओं से संचालित होती है जो जीव विज्ञान से पर्याप्त भिन्न है। ये बात टालकट पार्सन्स मानते हैं। हालांकि टालकट पार्सन्स जो हैं वो एक फंक्शनलिस्ट हैं, एक बोलेंगे कि जो भी प्रकार्यात्मक अवधारणा है उस पे आधारित इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन वो इससे थोड़ा सा भिन्न मानते हैं। और जो आप लोगों को पता है कि प्रकार्यात्मक अवधारणा है वो एक जीव विज्ञान का जो कॉन्सेप्ट होता है कि किस प्रकार से एक मनुष्य होता है और उसके शरीर के सारे फंक्शन मिल के एक दूसरे के साथ निर्भरता के साथ शरीर को जो स्वस्थ रखते हैं। इसी प्रकार से समाज का होता है कि विभिन्न जो समाज के एजेंसीज हैं या संस्थाएं हैं या विभिन्न अंग हैं, ये समाज को एक साथ मिल के सहयोग देते हुए समाज को स्वस्थ तरीके से आगे को अग्रसर करती हैं। तो यहाँ पे पार्सन्स मानते हैं कि जो जीव विज्ञान का कॉन्सेप्ट है इससे थोड़ा सा भिन्न मानते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि जो सामाजिक प्रणालियाँ होती हैं ये सांस्कृतिक पहलुओं से संचालित होती है। और आप लोगों को ये पता है कि विभिन्न क्षेत्रों का जो सांस्कृतिक पहलू होगा वो भिन्न भिन्न होगा। तो यहीं पे जो है जो प्रकार्यात्मक अवधारणा है उससे थोड़ा सा अलग इनका कॉन्सेप्ट हो जाता है। फिर भी विकास, विभेदीकरण और आत्म अनुरक्षण की जो प्रवृत्ति हमें जैविक प्रणालियों के भीतर परिवर्तन की प्रक्रियाओं में दिखाई देती है, वही काफ़ी हद तक सामाजिक प्रणाली के भीतर भी चलती रहती है। इसके अतिरिक्त अन्य संस्कृतियों के संपर्क से प्रणाली के भीतर, जब विभिन्न संस्कृतियों भी से भी तो संपर्क होता है किसी क्षेत्र विशेष का, तो उससे प्रणाली के भीतर नई सांस्कृतिक नवीनताओं एवं नए मूल्यों एवं जीवन शैलियों में विचरण होता है। जिस प्रकार से हम लोग अगर अपने भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम लोग आज की स्थिति देखें तो वेस्टर्न कल्चर जो है या ये बोलें कि पश्चिमी जो संस्कृति है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलता है हमारा भारतीय समाज। तो इस प्रकार से हम उनके जो लाइफ स्टाइल हैं उसको सीख रहे हैं, उनके कुछ नए मूल्य हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रणाली के भीतर भी परिवर्तन होते हैं। सामाजिक प्रणाली के भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया से जुड़ा एक प्रमुख कारण जो है वो जनसंख्या में वृद्धि, यहाँ पे 9 आप लोग लिख लीजिएगा, जनसंख्या में वृद्धि, उसका घनत्व एवं एकत्रीकरण है।
तो यहाँ पे टालकट पार्सन्स ने ये माना है कि जो सामाजिक प्रणाली के भीतर में परिवर्तन होता है उसका एक प्रमुख कारण जो है वो जनसंख्या में वृद्धि है, उसका घनत्व है तथा एकत्रीकरण है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अच्छा, पार्सन्स का कहना है, ये इनका फेमस कोट है, मैं हाईलाइट करना भूल गई लेकिन आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है किसी परीक्षा में इसको पूछ दिया जाए। इन्होंने कहा है कि विन्यास का रूपांतरण मात्र परिवर्तन नहीं है बल्कि विरोध पर विजय द्वारा रूपांतरण को परिवर्तन कहा जाता है। विरोध पर विजय पाने का ये यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा में ये आप लोगों को कथन देखने को मिल रहा है। इसको आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा कि विन्यास का रूपांतरण मात्र परिवर्तन नहीं होता है बल्कि विरोध पर विजय द्वारा रूपांतरण को परिवर्तन कहा जाता है। अब ये विरोध का क्या अर्थ है इसको हम लोग समझते हैं। विरोध पर विजय पाने से पार्सन्स का अभिप्राय है सामाजिक प्रणाली में जो तनाव की स्थिति देखने को मिलती है या द्वंद्व की स्थिति देखने को मिलती है या ये बोले जिससे समाज में परिवर्तन होता है, इसका समाधान करना ही हमें विरोध पर विजय प्राप्त करना है। पार्सन्स के अनुसार प्रत्येक सामाजिक प्रणाली में कुछ समय बाद विभिन्न प्रकार के निहित स्वार्थ स्वार्थ जड़ें जमा लेते हैं क्योंकि वह प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं कौन कौन सी हैं? अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और विन्यास अनुरक्षण के अनुरूप स्वयं को संयोजित कर लेती हैं। जब भी कुछ इस तरीके से समाज में विरोध की स्थिति दिखती है तो वह समय की मांग होती है। अगर आज से हम 20 साल पहले चले जाएं तो ये देखेंगे कि घरों में लैंडलाइन हुआ करता था जिसपे कि हो सकता है कि 2-4 घरों का भी फ़ोन आता था, किसी एक घर में रहा करता था। लेकिन आज स्थिति ऐसी देखने को मिलती है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण कि हर घर में लगभग हर व्यक्ति के पास एक मोबाइल फ़ोन होता है जिससे कि वो किसी से भी बातचीत कर सकता है या फिर दुनिया से जुड़ सकता है। तो इस प्रकार से पार्सन्स ने कहा है कि प्रत्येक सामाजिक प्रणाली में कुछ समय बाद विभिन्न प्रकार के निहित स्वार्थ जो होती हैं वो जड़ें जो होती हैं वो जमा लेती हैं अपनी, क्योंकि वह प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं अर्थात अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण एवं विन्यास अनुरक्षण के अनुरूप स्वयं को भी संयोजित कर लेती हैं। प्रणाली के भीतर से नए विचारों की मांगों, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन की आवश्यकता अथवा प्रणाली पर जलवायु या पारिस्थितिकी में परिवर्तन अथवा महामारी जैसे बाहरी तत्वों के दबाव के कारण सामाजिक प्रणालियों को अपने निहित स्वार्थों को छोड़कर नए चिंतन, विचारों, प्रौद्योगिकी, कार्य पद्धति, श्रम विभाजन आदि को अपनाना पड़ता है। तो अगर मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में अगर बाढ़ की स्थिति आ जाए तो वहाँ पे बहुत ऐसे जो उनके पूर्व विचार रहे होंगे, मान्यताएं रहे होंगे, उनको छोड़ने पड़ेंगे और नए विचार, नई मान्यताओं को उस समय की स्थिति के अनुसार अपनाना पड़ेगा। पार्सन्स के अनुसार किसी एक कारण से ही सामाजिक तनाव पैदा नहीं होते हैं और न ही सामाजिक परिवर्तन का कोई एक मुख्य कारक होता है, किंतु सामाजिक तनाव सामाजिक विकास के उस बिंदु का प्रतीक है जहाँ पर सक्रिय संपर्क प्रणालियों और प्रणालियों की संस्थाओं तथा नए संरचनाओं अर्थात नई भूमिकाएं, नई परिस्थितियां, नए व्यवसाय आदि का पुराना संतुलन जो होता है वो बिगड़ जाता है और नए संतुलन की दिशा में बढ़ने की प्रवृत्ति का सूत्रपात होता है। तो अगर स्थिति देखें तो एक ऐसा केंद्र बिंदु माना गया है सामाजिक विकास का, जो एक केंद्र बिंदु हम मानेंगे वो किसको मानेंगे? सामाजिक तनाव को, जिससे ही हमें पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था में परिवर्तन दिखाई देता है। क्योंकि अगर सामाजिक तनाव न हो, अगर समाज में कुछ असंतोषजनक स्थिति न पैदा हो तो परिवर्तन की गुंजाइश ही नहीं होती है। समाज भली भांति जैसे पीछे काम कर रहा था वैसे ही आगे को बढ़ता रहेगा। लेकिन जब सामाजिक तनाव की स्थिति आती है तो यही उसका केंद्र बिंदु होता है जहाँ से सामाजिक विकास हमें दिखाई देता है।
परिवर्तन के लिए दबाव पैदा करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो इन्होंने कहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों के सामूहिक रूप से चले जाने, प्रजातियों के अंतर्मिश्रणों, उसके साथ साथ लोगों के मृत्यु और जन्म दर में परिवर्तन आदि के माध्यम से जनसंख्या के जनसांख्यिकीय स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। इन सभी कारकों से सामाजिक स्वरूप में बदलाव आता है। तो ये परिवर्तन के लिए एक प्रमुख कारण इन्होंने माना है। दूसरा इन्होंने माना है कि भौतिक वातावरण में यदि परिवर्तन होता है तो भी हमें सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला पॉइंट इन्होंने माना है कि सामाजिक प्रणालियों के भीतर सदस्यों के लिए संसाधनों की उपलब्धता और खाद्य उत्पादन में वृद्धि के कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है और इसके कारण भी सामाजिक परिवर्तन की स्थिति देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और समाज की प्रगति के लिए वैज्ञानिक जानकारी का उपयोग के कारण भी हमें सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारी लाइफ स्टाइल में कितने सारे चेंजेस हो गए हैं वो हम लोग समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगला पॉइंट है कि नए धार्मिक विचार अथवा धार्मिक मूल्यों तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि के बीच एकीकरण जैसे नए सांस्कृतिक संरूप सामाजिक प्रणाली में परिवर्तन ला सकते हैं। तो आजकल अगर रिलीजन की बात करें, हम धार्मिक जो सोच है या जो धार्मिक मूल्य हैं इनकी बात करें तो इनको हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कैसे कनेक्ट करके देख रहे हैं। आज हम देखेंगे मंदिरों का स्वरूप बदल गया है। वहाँ पे किस प्रकार से पहले लोग जाते थे और दर्शन करते थे, क्यों में लगते थे। आज देखेंगे अंदर में CCTV कैमरास लग गए हैं, बहुत सारे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी सुविधाएं बढ़ गई हैं। तो ये देखा जाए कि जो धार्मिक विचार है या धार्मिक मूल्य हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी से कैसे कनेक्ट हो गए हैं और इसके कारण भी इसके नए सांस्कृतिक स्वरूप में भी जो हमें सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है। सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं टालकट पार्सन्स, तो इन्होंने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन जो होता है इसमें जो सामाजिक आंदोलन होते हैं उसका भी मुख्य भूमिका होता है। पार्सन्स ने सामाजिक प्रणाली के भीतर परिवर्तन का विवेचन निम्नलिखित 2 स्तरों पर किया है। इन्होंने कहा है कि सामाजिक प्रणाली के भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वो 2 स्तर पे देखने को मिलता है। पहला स्तर है कि भूमिका के विभेदीकरण, सामाजिकरण तथा संस्थागत होने की प्रक्रियाओं तथा उनके दबावों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन। ये परिवर्तन का जो रूप हमें देखने को मिलता है वो बहुत ही धीमी गति से होता है। अगर हम एक बहुत ही अच्छा उदाहरण लें तो परिवार को ले सकते हैं। आप लोग ये देखेंगे प्रत्येक परिवार में एक बाल्यावस्था होता है, प्रौढ़ावस्था होता है, वृद्धावस्था होता है। तो इस प्रकार से जो स्थिति होती है वो बदलती रहती है, फिर मृत्यु हो जाती है, फिर अगली जो जनरेशन होती है उसी स्टेज से गुजरती है। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे माता पिता थे, उनकी अपनी भूमिकाएं थी, अपने बच्चों के लिए उनके कुछ कर्तव्य थे, तो हम उस समय बच्चे थे, लेकिन जब हम बड़े हुए, हमारे बच्चे हुए, आज हम माता पिता के रूप में हैं और हमारी भूमिकाएं, हमारी कर्तव्य अपने बच्चों के लिए है। कल की स्थिति वही होगी कि हमारे बच्चे माता पिता बनेंगे और उनकी कुछ भूमिकाएं और कर्तव्य स्थिति होगी। तो इस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो मूल्य होते हैं या जो विचार होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होते रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जिस प्रकार की परवरिश हमारे माता पिता से हमको मिली थी, हम उससे कुछ परिवर्तित रूप में हम देखेंगे कि अपने बच्चों को परवरिश दे रहे हैं, क्योंकि उस समय की स्थिति कुछ और थी और आज की स्थिति कुछ और है। वहीं पे हमारे बच्चे जो होंगे जो अपने बच्चों को एक अलग तरीके की परवरिश देंगे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भूमिकाओं का जो विभेदीकरण है, सामाजिकरण और संस्थागत होने की प्रक्रियाओं तथा उनके दबावों के माध्यम से भी सामाजिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है।
अच्छा, दूसरा है कि क्रांतिकारी आंदोलन के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की, अगर मान लेते हैं कि किसी समाज में बहुत ज़्यादा असंतोष की स्थिति हो गई है, वहाँ का समाज जो है, वहाँ की जो नियम कानून है उससे संतुष्ट नहीं है, वो वहाँ के समाज में परिवर्तन चाहता है, जैसे कि साम्यवादी विचारधारा की बात करें या मार्क्सिस्ट विचारधारा की बात करें, तो इस प्रकार का जो हमें सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है ये क्रांतिकारी आंदोलनों के कारण होता है। सामाजिक प्रणालियों में आमूल परिवर्तन की बात ये करते हैं और ये होता है विकासात्मक सार्वकीय तत्व। तो आखिर में ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। आप लोगों को दो बुक इनकी पता है, एक तो आप लोगों को सूसा पता है और दूसरी आप लोगों को इसे अर्थात सोशल सिस्टम SS। तो दूसरी आप लोगों को सोशल सिस्टम पता है। ये दो किताबों के अलावा इनकी और भी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, उसको हम लोगों को समझना है। तो आखिर में क्योंकि इन किताबों का जिक्र बहुत कम होता है, इग्नू के बुक में इसको दिया गया है कि ये किताबें जो हैं टालकट पार्सन्स की हैं, तो ये किताबें ज़रूर आप लोग नोट डाउन करिएगा। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दी हूँ, तो आप लोग इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। पार्सन्स ने सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा जो है वो अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम जो कि 1951 में प्रकाशित हुई थी, इसमें प्रतिपादित किया है। अपनी बाद की पुस्तकों में विशेषकर सोसाइटीज़, ये पहली बुक आप लोग नोट करिएगा, सोसाइटीज़ इवोल्यूशनरी एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव जो कि 1966 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी बुक है इनकी द सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोशियोलॉजी, ये 1967 में प्रकाशित हुई थी। तीसरी बुक द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, ये आप लोगों की 1971 में प्रकाशित हुई है। और द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज 1977 में प्रकाशित हुई है। तो इन सारी पुस्तकों में पार्सन्स ने सामाजिक परिवर्तन के विकासात्मक सिद्धांत का विस्तृत विवेचन किया है। अब आखिर में विकासात्मक सिद्धांत क्या है, तो इन्होंने माना था जो ये इसको मैं एक ब्रीफली समझा देती हूँ कि सामाजिक प्रणालियों में आमूल परिवर्तन मतलब कि कंप्लीटली चेंजेस देखने को मिलता है विकासात्मक सार्वकीय तत्व, अर्थात जो कि हमें जो कंप्लीट अगर देखा जाए विश्व स्तर पे हमें ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आखिर में परिवर्तन कैसा है, इन्होंने माना था कि कोई भी समाज होता है वो विभिन्न स्तरों से गुजरता है, इसी को इन्होंने विकासात्मक सार्वकीय तत्व कहा है कि समाज चाहे कोई भी हो वो विभिन्न स्तरों से बदलता है। जैसे कि हम आदिम समाज की बात कर लें कि शुरू में आदिम समाज था, उसके बाद से मध्यवर्ती समाज आया और उसके बाद से आधुनिक समाज आया। तो इस प्रकार से एक समाज से दूसरे समाज में वो कोई भी अगर कहीं की भी सोसाइटी हो, चाहे वो हम अपने भारतीय कल्चर की बात करें चाहे वेस्टर्न की बात करें, कहीं की भी समाज ने इन स्तरों से गुजर के आज के आधुनिक स्तर में पहुँचे हैं। तो ये बात जो है टालकट पार्सन्स कहते हैं और यही इनकी अवधारणा है विकासात्मक सार्वकीय तत्व की। अब यहाँ पे हम लोग इनके देख लेते हैं कि पार्सन्स ने दो नए कारक भी प्रस्तुत किए हैं जो इस प्रकार हैं। तो इन्होंने माना था कि प्रकार्यात्मक अवधारणा है समाज के विकास में हमें देखने को मिलता है, लेकिन उससे दो अलग इन्होंने कारक कौन से बताए थे वो हम लोग देखते हैं। विकासात्मक सार्वकीय तत्वों की अवधारणा का प्रतिपादन इन्होंने किया था। तो ये जो टर्म है विकासात्मक सार्वकीय तत्व, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, जिसका अर्थ है कि यदि हम समाजों में एक लंबे अंतराल का परिवर्तन देखें तो स्पष्ट होता है कि समाज की विशिष्ट ऐतिहासिक विशेषताओं के बावजूद प्रत्येक सामाजिक प्रणाली विकास के कुछ सामान्य दिशाओं से गुजरती ही गुजरती है। सामाजिक विकास की इस ऐतिहासिक प्रक्रिया के निर्देश और स्वरूप को पार्सन्स ने विकासात्मक सार्वकीय तत्व कहा है। तो जैसे कि एक आदिम समाज है, आदिम समाज जो है मध्यवर्ती समाज में परिवर्तित हुआ और मध्यवर्ती समाज जो है आधुनिक समाज में परिवर्तित होता है। दूसरा इन्होंने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रति पार्सन्स के विचारों में इस अवधि में एक और नया विचार सामने आया
उन्होंने सामाजिक प्रणालियों के विकासात्मक चरणों के प्रमुख प्रकारों का विश्व स्तर पर ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक विश्लेषण पर बल दिया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि क्या पार्सन्स ने ऐतिहासिक और तुलनात्मक विश्लेषण पे जोर दिया था। तो ये बात करेक्ट है कि पार्सन्स ने ऐतिहासिक और तुलनात्मक विश्लेषण पर बल दिया है। इस विश्लेषण के माध्यम से मानव इतिहास के आदिम समाजों से लेकर और आधुनिक औद्योगिक समाजों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। पार्सन्स के अनुसार अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए किसी भी मानव समाज में निम्नलिखित अभिलक्षण अर्थात कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। पहला है कि अर्थव्यवस्था का मूल स्वरूप होना चाहिए जिससे कि मनुष्यों को जीवित रखने की व्यवस्था हो, जैसे कि कृषि की व्यवस्था हो या फिर पशुपालन की या मत्स्य पालन मछली पालन की बात करें तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था हमें देखने को मिलनी चाहिए। दूसरा है कि प्राथमिक तकनीकी जिसके द्वारा खाद्य सामग्री का उत्पादन हो, आवास की व्यवस्था तथा पर्यावरण एवं अन्य खतरों से सुरक्षा हो सके। तीसरा है कि बातचीत करने अथवा संप्रेषण के कुछ साधन होने चाहिए जिससे परिवार से समुदाय स्तर तक सामाजिक एकात्मकता स्थापित हो सके और सामाजिक संगठन की देख रेख जो है वो की जा सके। अगला पॉइंट है कि विश्वास प्रणाली जिसके माध्यम से लोगों की सांस्कृतिक तथा अभिव्यक्ति परक प्रेरणाओं को सामाजिक दृष्टि से संयोजित तथा समन्वित किया जा सके। और आखिरी पॉइंट है कि इस प्रकार के समाजों के संचालन के लिए एक राजनैतिक संगठन का प्राथमिक स्वरूप भी हमें होना चाहिए वहाँ पे, तभी हम एक बोलेंगे कि राजनीति का किस प्रकार से स्ट्रक्चर हो वो व्यवस्थित तरीके से देखने को मिले, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। तो दोस्तों ये पार्सन से संबंधित जो भी कुछ कॉन्सेप्ट से जो कि पेंडिंग में थे आज कंप्लीट हो गए। अब अगले लेक्चर में हम लोग आर.के. मर्टन के बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा और यदि आपको हमारा लेक्चर्स पसंद आता है, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।